तो लास्ट AS13 था, हमारी जो वीडियो भी अपलोड हुई थी, और AS14 हमारा कवर हो गया है। जैसा हमने करा था एक चैप्टर अमलगमेशन और एक्सटर्नल इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, उसके थ्रू AS14 ऑटोमेटिकली कवर हो गया है। आज हम कर रहे हैं AS15, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट है। बहुत बड़ा AS नहीं है, सिंपल है, और ये AS हमें बताएगा कि एम्प्लॉय की जो कॉस्ट होती है उसमें क्या क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है। AS15 तो एम्प्लॉय बेनिफिट के बारे में बात कर रहा है ये। जनरली हम बात करें तो जो भी हम एम्प्लॉयज को पेमेंट करते हैं, किसी भी टाइप की जो पेमेंट होती है, वो एंटरप्राइज दिखाता है, सर्विस लेता है एम्प्लॉय से और उसको कोई बेनिफिट देता है। बेनिफिट कैश में भी हो सकता है, बेनिफिट काइंड में भी हो सकता है, किसी भी टाइप का हो जाता है। तो इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्ट है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताए, डिस्क्लोज क्या करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है एम्प्लॉय बेनिफिट का एम्प्लॉयर की बुक्स में। तो एम्प्लॉयर अपनी बुक्स में जब अकाउंटिंग करेगा एम्प्लॉय बेनिफिट की, मतलब सैलरी हो गया, परक्यूजिट हो गया, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करे और उसे डिस्क्लोज कैसे करे, एक्सेप्ट एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट्स। कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉय को हम पेमेंट करते हैं सैलरी के टाइप से नहीं, शेयरिंग बेसिस पर, तो उसको छोड़कर नॉर्मली हम जो एम्प्लॉय बेनिफिट है वो सब आ जाता है। इट डज नॉट डील विद अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग बाय एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान्स। साथ ही ये एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान के बारे में डीलिंग नहीं करता है, जैसे ग्रेचुटी वगैरह हो गया, उनके बारे में बात नहीं। तो किसके बारे में बात करता है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? The standard addresses only the accounting of employee benefits by employer. तो एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉई को बेनिफिट दे रहा है उसके बारे में ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चार चीजों के बारे में सीधी सीधी बात कर रहा है। नंबर 1, स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू बेनिफिट्स प्रोवाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज, फुल टाइम, पार्ट टाइम, कैजुअल एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉइज है इन सब पर अप्लाई कर रहा है। एम्प्लॉय बेनिफिट कैन बी इन कैश और काइंड, पैसा, सैलरी, कैश, बेनिफिट घर दे दिया, कार दे दी, उन सब पर अप्लाई होगा। एम्प्लॉय बेनिफिट इंक्लूड बेनिफिट प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय एंड देयर डिपेंडेंट्स। कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉय को देने की बजाय बेनिफिट हम उनके फैमिली मेंबर को दे देते, तो भी वो सैलरी में काउंट होता है, तब भी वो एम्प्लॉय बेनिफिट में काउंट होता है। तो चाहे स्पाउस को दिया, चाहे चिल्ड्रन और अदर डिपेंडेंट्स लाइक ब्रदर, सिस्टर या पेरेंट्स। पेमेंट्स कैन बी मेड डायरेक्टली टू एम्प्लॉय, देयर डिपेंडेंट्स और टू एनी अदर पार्टी। तो भी हम वो सब कुछ इसी एएस में मानेंगे कि वो सारा का सारा क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट है। तो ये स्टैंडर्ड जो हमें बताता है केवल किस बारे में बताता है, एम्प्लॉय बेस्ड पेमेंट्स के बारे में, ठीक है। The standard is based on the premise that the cost associated with the employee benefit should be matched with the timing of their services. This requires assessment of the anticipated cost and their timing in future, और इन सबको हम ध्यान रखते हैं। तो जैसे क्या रहता है, हमारा एक मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों मैच होना। तो वही ये कहता है कि जो सर्विसेज हैं वो कई बार क्या होता है, हम पेमेंट उनको कई साल बाद करते हैं, लेकिन वो रिलेटेड टू करंट ईयर है, तो वो सब भी यहाँ पर ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल, हमने बोनस दिया एम्प्लॉय for a long-term service should ideally be spread over the period of service and the expectation that employee is expected to complete that service. अगर हम बोनस दे रहे हैं किसी वजह से, तो बोनस जिस पीरियड को बिलोंग करता है उस पीरियड में बोनस आना चाहिए। लाइकवाइज पेंशन, पेंशन जो हम देते हैं एम्प्लॉय को, वो हमें ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस लिखना चाहिए। पेंशन कब देते हैं हम, रिटायरमेंट के बाद। तो अगर हम सोचें कि हम तो रिटायरमेंट के बाद देंगे, तो ये कॉस्ट तो रिटायरमेंट के बाद की है, लेकिन आप एक बात बताओ, आप एम्प्लॉय को पेंशन क्यों दे रहे हो, और सर्विस कब दिया उसने, जिस समय जॉब करी। तो असल में हो सकता है एक एम्प्लॉय ने आपके पास जॉब करी 2005 से लेके 2025 तक, 20 इयर्स कि आपने जॉब करी, उसके बाद आप उसको पेंशन दे रहे हो। पेंशन क्यों दे रहे हो, क्योंकि उसने इन 20 सालों में काम किया। तो इन 20 सालों का खर्चा कुछ रोक कर आप बाद में दे रहे हो।
तो कायदे से तो वो 20 साल का वो जो पेंशन है वो खर्चा इन 20 साल में आना चाहिए, ना कि बाद के 5, 10, 20 साल में आना। तो ये कह रहा है कि उसने जो काम किया है, जिस पीरियड को वो बिलोंग करता है, उस पीरियड में आना। क्या कह रहा है कि irrespective of fact the pension is payable after the service is completed, तो जिस पीरियड में वो सर्विस कर रहा है उस पीरियड में पेंशन का खर्चा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पेंशन लिखते हैं बाद में। इसलिए तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया, ये कह रहा है कि जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। सही तरीका ये है कि जब वो जॉब कर रहा है तभी इन खर्चों को लिखना है। इलस्ट्रेशन नंबर 1, what are the kinds of the employees covered in the revised AS 15 and whether a formal employer-employee relationship is necessary or not for the benefit to be covered under the standard। तो स्टैंडर्ड में ये डिफाइन नहीं किया गया एम्प्लॉय क्या है, तो आपको एक कॉमन सेंस में लेना है कि एम्प्लॉय क्या है। ये कहता है कि एम्प्लॉय मे प्रोवाइड सर्विस टू एंटरप्राइज पार्ट टाइम, फुल टाइम, परमानेंट, कैजुअल, टेम्परेरी, कोई भी हो सकता है ना। तो होल टाइम डायरेक्टर, अदर मैनेजरियल पर्सन, ये सब भी इसमें आ जाएंगे इस तरीके से। तो स्टैंडर्ड अप्लाई है हर टाइप के एम्प्लॉय रिलेशनशिप पर। देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्मल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, सेवरल फैक्टर टू बी कंसीडर टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप। जनरली क्या होता है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का मतलब एक मालिक और नौकर की बात, कि मैंने आपको कुछ कहा, वो मेरा कहना मान रहे हो, मेरे हिसाब से चल रहे हो, तो वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो जनरली outsourcing content may not need the definition of employer-employee relationship. However, such content need to be carefully examined to distinguish between a contract of service or contract for service. A contract for service implies a contract for rendering service, for example, professional or technical services, which is subject to limited direction and control, whereas contract of service implies a relationship of employer and employee, and the person is obliged to obey the order of the work to be performed। ये क्या कह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस, मैंने आपसे कहा कि आप मेरा ये काम करेंगे, तो ये एक एम्प्लॉय टाइप के पर्सन से एक लेबर क्लास टाइप बंदे से बात हो रही है। और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, मैंने कहा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से कि आप मेरे लिए मेरे अकाउंट ऑडिट करें, एक लॉयर से कहा मेरे लिए केस लड़िए। तो मेरा नौकर नहीं है वो, मेरे हिसाब से वो बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा, वो अपनी स्टाइल से काम करेगा, लेकिन मेरे लिए काम करेगा। तो ये कह रखा है, थोड़ा सा इन दोनों चीजों में फर्क पहचान। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप एक तरीके से मालिक और नौकर की होती है, और वहां पर ये अकाउंटिंग अप्लाई हो जाती है। Whether an enterprise, illustration number 2, whether an enterprise is required to provide for employee benefit arising from informal practice, क्या इनफॉर्मल प्रैक्टिस है कोई तो भी हम एम्प्लॉय बेनिफिट को लेंगे। तो स्टैंडर्ड डिफाइन करता है सीधा कि एम्प्लॉय बेनिफिट to include those informal practices that give rise to an obligation where the enterprise has no realistic alternative but to pay employee benefit. The historical pattern of granting such benefit, the expectation created an impact on the relationship with employee in the event such benefit is withdrawn should be considered as determining whether the informal practice gives rise to the benefit covered by the standard। ये सारी कहानी का मतलब क्या है, एग्जाम्पल समझिए। Where an employer has a practice of making a lump sum payment on occasion of festival or regularly grant advance against informal benefit to employee, it would be necessary to provide for such benefits। जैसे ये कह रखा है, मान लिया हमने दिवाली पर बोनस दे दिया 10,000 रुपए, तो ये क्या है, हम कहेंगे ये तो बोनस दे रहे हैं, उसके काम के बदले में थोड़ी ना दे रहे हैं, ये तो एक्स्ट्रा अपनी खुशी से दे रहे हैं। लेकिन कभी भी कोई इंसान अपने एम्प्लॉय को कुछ भी पेमेंट करता है, चाहे बाद में पहले या एक्स्ट्रा, वो उसके बेनिफिट के बदले में ही देता है। अगर कोई एम्प्लॉय आपको बेनिफिट नहीं दे रहा है तो आप उसे पेमेंट भी नहीं करें, है ना। तो केयरफुल जजमेंट शुड बी अप्लाइड इन असेसिंग वेदर एन ऑब्लिगेशन इज अराइजिंग, particularly in instance where enterprise practice to do provide improvement only during the collective bargaining process and not during any informal process। जनरली क्या होता है, जब एम्प्लॉय आता है, मुझसे कहते हैं हम आपका हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं, हम आपको जिम फैसिलिटी दे रहे हैं, तो ये सब क्या है कि हमारे यहाँ इंसान आए जा जाता है, एम्प्लॉय काम करे, अच्छे से काम करे, क्योंकि और कंपनीज बेनिफिट दे रही हैं, उससे ज्यादा हम बेनिफिट दें।
तो ये सारी बातें होती है। एक होता है कि मान लिया मेरा बर्थडे है, मैं अपनी खुशी से गिफ्ट दे रहा हूँ, वो एक अलग चीज हो। तो मैं जनरली नहीं देता, इस बार मेरा 50वां बर्थडे है, मैंने हर एक को घड़ी दे दी 5-5, तो वो एक अलग चीज हो गई, वो यहाँ पर नहीं आ रहा है। लेकिन जो हम वैसे एम्प्लॉई हमारे यहाँ टिका रहे, अच्छे से काम करे, उसके बदले में हम कुछ अलग से इनाम दे रहे हैं, कोई अलग से कमीशन दे रहे हैं, तो वो सब यहाँ पर कवर होने वाली है, चाहे वो इनफॉर्मल प्रैक्टिस है ना। मतलब बोल नहीं रखा है कि हम आपको बोनस देंगे हर साल, लेकिन दे देते हैं। इफ द एम्प्लॉयर has not set a pattern of benefit that can be projected reliably to give rise to an obligation, there is no requirement to provide the benefit. देखो, हर साल दे रहे हैं, पता है मिल रहा है, तो वो आएगा यार। कुछ पक्का नहीं, कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते, मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ अंदाजा नहीं है, तो फिर वो नहीं आएगा। क्योंकि जहां हर साल का पैटर्न है, तो इसका मतलब वो पता है मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। However, if the practice established by employer was that of consistent benefit granted either as a part of union negotiation or otherwise that clearly establish a pattern, जैसे हम डीए देते हैं, डीए का नाम सुना होगा, डीएनएस अलाउंस, किस लिए दिया जाता है? महंगाई के लिए दिया जाता है, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए दिया जाता है। तो या हमारा सीधा सा यूनियन के साथ नेगोशिएशन हुआ है, तो यूनियन तो भैया बात ही सैलरी और पेमेंट के लिए कर रहा है, तो वो सब यहाँ पर आएगा। इट कुड बी कंक्लूडेड कि ऑब्लिगेशन है और ये हमारा ऑब्लिगेशन में आता है, तो वो हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट में आएगा, इससे एस में कवर हो जाए। तो क्या है कवर एम्प्लॉय बेनिफिट में? क्या क्या आएगा? शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, वेजेस, सैलरी, एनुअल लीव, सिक लीव, प्रॉफिट शेयरिंग, बोनस, है ना। मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट सब आ जाएंगे ये। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, ग्रेजुटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, मेडिकल केयर, ये सब आएगी। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म लीव, लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, टर्मिनेशन बेनिफिट, जैसे वीआरएस देते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में हम अपने एम्प्लॉय को कहते हैं पैसा लीजिए 5,000, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, अपनी इच्छा से हमारी बची हुई जॉब है छोड़ दीजिए। The standard lays down recognition and measurement criteria and disclosure requirement for the above 4 types of employee benefits separately. तो इन सब के बारे में अलग अलग रिकॉग्निशन कैसे रिकॉर्ड करें, और मेजरमेंट और डिस्क्लोजर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनते ही इन 3 चीजों के लिए, कब रिकॉग्नाइज करें, कब कैसे उसको मेजर करें, कैसे हम उसको डिस्क्लोज करें। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्हीं तीनों चीजों पर टिके हुए होते हैं। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो स्टैंडर्ड 2006 से एप्लीकेबल हुआ था। लेवल 1 एंटरप्राइजेस के लिए कुछ एग्जम्पशंस हैं, डिपेंडिंग कि उनके पास 50 या उससे ज्यादा एम्प्लॉई हो तो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है। तो एम्प्लॉय बेनिफिट का मतलब क्या है? एम्प्लॉय बेनिफिट, तो एम्प्लॉय हमें पता है कि एम्प्लॉय तो नहीं बता रखा, लेकिन एम्प्लॉय कौन है? जो सर्विस दे रहा है, फुल टाइम, पार्ट टाइम, कैजुअल, ये सब आ चुका हमारा, पहले भी 2-3 बार बात हो चुकी है इस बारे में। तो फॉर द पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड एम्प्लॉय का मतलब डायरेक्टर, अदर मैनेजरियल पर्सन भी आ जाएंगे। इसका मतलब कि हमारी इंटेंशन है कि एम्प्लॉय वाइडली टर्म में यूज हो, लगभग सारे हमारे काम करने वाले आ जाएं, चाहे वो कैजुअल है, टेम्परेरी है, वो सब लोग आ जाएं, इस एएस में ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज कवर्ड हो। कुछ इंडिकेटर्स हैं जो हमें बता सकते हैं कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है या नहीं। तो कुछ इंडिकेटर्स हैं जो हमें सजेस्ट करते हैं कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है या नहीं है। जैसे एम्प्लॉयमेंट का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसका मतलब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर है। Individuals are considered employee for legal, tax, society, security purposes. There is a large amount of oversight and direction by employer, and necessary tool, equipment, and material are provided by the employer. Services are performed at the location specified by the employer. तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें कलेक्टिवली हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि एम्प्लॉय एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है या नहीं।
Services provided through an entity are in substance services provided by a specific individual indicator of which could be that entity has no other client, has served the employer for a long period, faces little or no financial risk, require the explicit permission of the employer to concurrently undertake additional employment elsewhere. ये कह रहे हैं मान लिया हम किसी एंटिटी के थ्रू सर्विस लेते हैं। अब हम अगर किसी एंटिटी के थ्रू सर्विस ले रहे हैं तो वो हमारी एम्प्लॉय तो है नहीं, लेकिन वो भी एम्प्लॉय कैसे मानी जाएगी? उसका और कोई क्लाइंट नहीं है, बस हम ही हैं, हमारे लिए ही काम करते हैं वो, बहुत लंबा समय हो गया, उनके रिस्क नहीं है, लगभग हम हमेशा उनको पेमेंट करते हैं, हमेशा वो हमारे लिए काम करते हैं। वो और किसी एम्प्लॉय को रखना हो तो हमसे पूछते हैं, ऐसे नहीं अपने आप रख लिया किसी को, मतलब नाम के लिए है कि वो एक अलग कंपनी है या फर्म है, लेकिन वो एक तरीके से हमारे एम्प्लॉय की तरह ही काम कर रहा है, तो वो भी एम्प्लॉय माने जाएंगे। हमने कहा था कि एम्प्लॉय 4 टाइप की पेमेंट है, शॉर्ट टर्म, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म, ये सब। तो हर एक का अलग अलग क्राइटेरिया है, मेजरमेंट का, डिस्क्लोजर का, रिकॉग्निशन का। तो सबसे पहले हम देखते हैं शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट को कैसे हम रिकॉग्नाइज करें, कैसे हम मेजर करें और कैसे उसे डिस्क्लोज। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, जैसे हर महीना सैलरी वेजेस दे रहे हैं, वो सब शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट में आ जाता है। तो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स अदर देन टर्मिनेशन, क्योंकि टर्मिनेशन का पॉइंट अलग था, आर पेबल विद इन 12 months आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड इन विच सर्विस इज रेंडर। तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स में इन्होंने कहा जो हमें 12 महीने के अंदर अंदर देना है। वैसे तो देखो 1 महीने के अंदर अंदर ही सैलरी, साथ काम खत्म हुआ, महीना खत्म हुआ, तो जनरली अगले महीने की 7 तारीख तक हम सैलरी दे देते हैं, तो 7 दिन में दे देते हैं। लेकिन ये तो एक 12 महीने के, कि 12 महीने के अंदर अंदर हम जो पेमेंट कर रहे हैं उससे हम शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट कहेंगे। क्यों? कई बार बोनस कमीशन हम पूरे साल भर का एक साथ देते हैं, टारगेट हम बनाते हैं। जैसे हमारा कोई सेलिंग डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय है, ने उससे कहा अगर आप पूरे साल में 20 लाख रुपए की सेल कर देंगे हम आपको 20,000 रुपए और दे देंगे। तो उसके लिए तो पूरे साल भर का हिसाब लगाना पड़ेगा ना, तो वो भी एक साल का हिसाब है, तो एक साल में वो भी हमारा शॉर्ट टर्म पे आ जाएगा। Accounting for these benefit is generally straightforward because no actuarial assumption or are required to measure the obligation or cost. देखिए पेंशन ग्रेचुटी देंगे, 20-25 साल काम करेगा, उसके बाद वो जरूरी नहीं है हर एम्प्लॉय हमारा इतना लंबा काम करे। तो एक्चुरियल वैल्यूअर होते हैं, जैसे इंश्योरेंस में होते, वो क्या काम करते हैं, बड़ा लंबा, इसका एक अलग कोर्स होता है एक्चुरियल वैल्यूएशन का, अलग अलग पर्पस के लिए। तो वो हमारे बिजनेस के हिसाब से हिसाब लगाएंगे कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो अभी हमारे पास 200 एम्प्लॉय हैं, तो उन 200 एम्प्लॉय में से कितने एम्प्लॉय ऑन एन एवरेज काम करेंगे, किनको पेंशन देंगे, किनको ग्रेचुटी देंगे, उनमें से कुछ छोड़ के चले जाएंगे, कुछ रहेंगे, पूरा हिसाब किताब लंबा चौड़ा लगाकर एक ऑन एन एवरेज वैल्यूएशन करें, उसे बोलते हैं एक्चुरियल वैल्यूएशन। उसकी जरूरत नहीं है इस शॉर्ट टर्म पेमेंट की, तो लिखा है उसकी जरूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें पता भैया इतनी पेमेंट है। तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को भी हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। पहला वेजेस और सैलरी, तो रेगुलर मंथली पेमेंट है, ठीक है। इसके अलावा हम इन्हें शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंस, छुट्टियों का पैसा देते हैं। देखो हमने कहा साल में आपको 30 छुट्टी देंगे, 30 छुट्टी, 30 लीव्स, अदर देन हॉलीडेज, जो हमारे दिवाली, होली, संडे, इनके अलावा हमने कहा 30 दिन की छुट्टी आपको मिलेगी। या तो उन 30 दिन की छुट्टी ले लो, पेमेंट आपको पूरी मिलेगी, या आपने छुट्टी नहीं ली और आप काम करने आ गए, साल खत्म हुआ, हमने हिसाब लगाया, आपको 30 छुट्टी मिली, आपने 20 छुट्टी मार ली, 10 छुट्टी बची है, उन 10 छुट्टी का पैसा आपको देंगे हम, वो यहाँ पर कवर होगा। मैटरनिटी लीव, अगर कोई लेडी है उनको बच्चा होने वाला है, उस छुट्टी पे गई है, हम वो छुट्टी देते हैं, 6 महीने की जनरली होती है,
सिक लीव हम प्रोवाइड करते हैं, कोई बीमार है तो उसका पैसा नहीं काटते हैं, उसको पेमेंट करते हैं, तो ये सब शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स में आएगा अगर 12 महीने का हिसाब है। अगर हम ये कहते हैं कि जितनी भी लीव एनकैशमेंट है उनका पैसा रिटायरमेंट पे ही मिलेगा, फिर वो यहाँ नहीं आएगा, लेकिन हर साल का पैसा लेने का ऑप्शन हम पैसा देते हैं तो वो यहाँ पर आ जाए। प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस पेबल within 12 months after the end of the period in which employee rendered the related service। हमने कहा जो भी इस साल का प्रॉफिट है उसका 5% आपको देंगे, बोनस देंगे आपको, वो भी यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा नॉन मॉनेटरी बेनिफिट से घर, कार, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी कुछ भी मिल रहा है वो भी सब यहाँ कवर हो जाए। ऑल शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ये कह रखा है कि lays down some general recognition criteria for all term short term benefits। There are further requirement in respect of short term compensated absence and profit sharing and bonus। तो जनरल क्राइटेरिया क्या है कि बिजनेस इसको खर्चा माने, खर्चा मानने का मतलब, एक्सपेंस मानने का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर करें। आप सैलरी कहाँ लिखते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो लिखते हो। अनलेस अनदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड परमिटेड डिफरेंट ट्रीटमेंट, जनरली शॉर्ट टर्म पेमेंट को आप क्या करेंगे? खर्चा मानेंगे, रिवेन्यू नेचर, और कहाँ डालेंगे? P&L। द अनडिस्काउंटेड अमाउंट ऑफ ऑल शॉर्ट टर्म बेनिफिट एट्रिब्यूटेबल टू सर्विस एंड बीन ऑलरेडी रेंडर्ड। ये अनडिस्काउंटेड का क्या मतलब है? आपको याद है आपने एक चैप्टर पढ़ा था एन्युटी वगैरह का, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू। अब मान लिया पेंशन दे रहे हैं हम, और पेंशन देंगे 10 साल बाद, तो 10 साल बाद 20,000 की पेंशन देंगे तो उसे आज 20,000 थोड़ी ना लिखेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो जो 20,000 10 साल बाद देंगे उसकी आज की वैल्यू पता चला 6,000, 8,000, 10,000 आ रही है, उसे बोलते हैं डिस्काउंटेड अमाउंट। और अनडिस्काउंटेड अमाउंट मतलब जो अमाउंट है वही, क्योंकि इन्फ्लेशन का इफेक्ट एक साल के बाद आता है। जो एक साल के अंदर अंदर की वैल्यू है उसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट हम अकाउंटिंग करते हुए कभी भी नहीं, तो इसीलिए लिखा अनडिस्काउंटेड अमाउंट लिया जाएगा, मतलब जो अमाउंट है उसी को लिया जाएगा, उसको डिस्काउंट नहीं किया जाएगा। डिस्काउंट करने का मतलब फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना, वो नहीं किया जाए। एनी डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस so recognized and cash payment made during the year shall be treated as a liability or prepaid। ये कह रखा है, मान लिया हमारा अमाउंट आता है 1,00,000 और पेमेंट हुआ है सपोज 80,000, और हमारा खर्चा बैठता कितना है? 1,00,000। तो 20,000 क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी है या नहीं? तो लिखा आउटस्टैंडिंग मानो उसे लाइबिलिटी। और अगर हमने एडवांस दे दिया, हमने पेमेंट कर दी 1,20,000, तो ये क्या कहता है? तो क्या मानो? प्रीपेड, 20,000 प्रीपेड। तो एक्सपेंसेस में तो 1,00,000 ही आएगा। पेमेंट चाहे आप 1,00,000 से कम करें या ज्यादा करें, वो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड हो जाएगा, लेकिन P&L में कितना आएगा? ये बात समझ में आती है? इलस्ट्रेशन नंबर 3, entity XY is required to pay salary of 2 crore for the year 21-22। 2 करोड़ की सैलरी है, इन्होंने पेमेंट करी है 1.9 करोड़, बैलेंस अगले साल अप्रैल में दिए, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इस साल के खर्चे में 2 करोड़ आएगा, 10 लाख रुपए जो अगले साल दिया वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में, लाइबिलिटी में आएगा। तो एक बात तो थी हमारी, शॉर्ट टर्म में 4 पेमेंट थी। एक थी जो रेगुलर पेमेंट सैलरी वगैरह होती है, वो हमने देख लिया, हर साल खर्चे में लिख दो। अब दूसरी है इसके अंदर जो छुट्टियां आती है, शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंसेस, ना, जो हम छुट्टियां देते हैं ये भी 2 टाइप की है, बताया था। या तो हम उन्हें हर साल कहते हैं, या हम कहते हैं कि भैया एंड में रिटायरमेंट पे ले, तो एक्युमुलेट हो रही है, यानी इकट्ठी हो रही है यानी। तो एक्युमुलेटेड compensated absences are those that are carried forward and can be used in future periods if the current period entitlement is not used in full।
मैंने आपसे कहा 30 दिन की छुट्टी ले सकते हैं आप, आपने ली 20 दिन की छुट्टी। मैंने आपसे कहा जो 10 दिन की छुट्टी बची है ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। अगले साल कितनी है? 30, ये 10 और, तो अगले साल 40 ले लो। अगले साल आपने एक भी छुट्टी नहीं, तो अगले साल और चली जाएंगी, 40 और 30 70, तो वो एक्यूमुलेटिंग है। लेकिन मैंने आपसे कहा आपको 30 दिन की छुट्टी मिलेंगी, छुट्टी ले लो, नहीं ली तो पैसा लो, खत्म, ये आगे नहीं है, तो वो नॉन एक्यूमुलेटिंग हो। ठीक है, अगर इकट्ठी होती है अगले साल कैरी फॉरवर्ड होती है, तो एक्यूमुलेटिंग कंपनसेटेड अब्सेंसेस मे बी, ये दो टाइप की होती हैं अगर एक्यूमुलेट होती हैं। वेस्टिंग, इट इम्प्लाइज दैट एम्प्लॉय आर एंटाइटल्ड टू ए कैश पेमेंट फॉर अनयूज्ड एंटाइटलमेंट ऑन लीविंग द एंटरप्राइज। ये वेस्टिंग है, मतलब इकट्ठी होती रहेंगे, जब वो रिटायरमेंट लेगा या जॉब छोड़ेगा तब उसे पैसा मिल जाएगा। नॉन वेस्टिंग, it implies that when employees are not entitled to a cash payment for unused entitlement, an obligation arises on employee render service that increase their entitlement to future compensated absences। तो ये कह रखे हैं कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एम्प्लॉई आर नॉट एंटाइटल्ड टू ए कैश पेमेंट फॉर अनयूज्ड एंटाइटलमेंट। हमने उससे कहा है कि भैया जब आप रिटायर होंगे तो हमको कैश नहीं देंगे हम। An obligation arises as employee render service that increases their entitlement to future compensated absence। तो ये कह रखा है कि भैया एम्प्लॉई जो है आगे छुट्टी मार सकता है, उसे पैसे मिल जाएंगे, पैसा नहीं कटेगा लेकिन उसे कैश नहीं मिलेगा। मतलब इकट्ठी हो गई 50 दिन की छुट्टी, तो 50 छुट्टी मान लो, इकट्ठी ले लो छुट्टी, हम आपको पैसा दे देंगे लेकिन कैश नहीं, मतलब पैसा काटेंगे नहीं आपकी सैलरी का, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इकट्ठा पैसा। तो वेस्टिंग एंड नॉन वेस्टिंग दो टाइप की हमारी छुट्टियां हो गई। The expected cost of accumulating compensated absences should be recognized when employee render the service that increases their entitlement to future compensated absences। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये क्या कह रहा है? अब आप इन छुट्टियों का खर्चा कब लिखोगे? जब वो छुट्टी मारेगा या नहीं। ये कह रखा है जब वो एंटाइटलमेंट है, मतलब इस साल आपने काम किया, इस साल हमने आपको 30 छुट्टी दी, तो कह रहा है इस साल का खर्चा है। छुट्टी कब ले रहे हो वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है, छुट्टी इस साल एंटाइटलमेंट है आपके पास, ये छुट्टियां 30 दिन की इस साल मिल गई तो इस साल का खर्चा। तो क्या लिखा है? एन एंटरप्राइज शुड मेजर द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ accumulating compensated absence as the additional amount that the enterprise is expected to pay as a result of the unused entitlement that accumulated at the balance sheet date। तो ये कह रखा है कि अगर फ्यूचर में आप इस्तेमाल करेंगे इनका, तो आप अंदाजा लगाओ ये कितना अमाउंट होगा, और अभी इस साल के खर्चे में लिखो, लाइबिलिटी क्रिएट करो कि हमें पैसा देना। नो डिस्टिंक्शन शुड बी मेड बिटवीन वेस्टिंग एंड नॉन वेस्टिंग। ठीक है रखा, भाई अगर वो वेस्टिंग है पैसा मिलेगा, नॉन वेस्टिंग है तो बिना काम किए पैसा मिलेगा, तो क्या रखा इसमें आप कोई फर्क मत मानो। हाउएवर in measuring non-vesting entitlement, the possibility of employee leaving the enterprise before receiving them should be taken into account। ये हो सकता है कोई एम्प्लॉई जॉब छोड़ दे और छुट्टियों को यूज ही ना कर पाए, तो उसका ध्यान रखो कॉस्ट निकालने के लिए, क्योंकि एक्चुअल वैल्यूएशन होगा इसका। लेकिन वेस्टिंग और नॉन वेस्टिंग में कोई फर्क मत करो, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है। ये कह, इस पूरी कहानी का सार ये है कि जिस साल की छुट्टियां हैं उसी साल में इलस्ट्रेशन 4 से समझते हैं। एक एंटरप्राइजेस है, इसके पास 100 एम्प्लॉई है और हमने क्या कहा 5 छुट्टी देंगे हम आपको हर साल। ठीक है, अनयूज लीव में बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 1 कैलेंडर ईयर। अब अनयूज को अगले साल ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते, मतलब 5 छुट्टी दी, नहीं ली तो अगले साल 10, अगले साल नहीं ली तो पिछली 5 खत्म, क्योंकि एक साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते। The leave is taken first out of the current year entitlement and then out of the balance brought forward। ये भी एक मजेदार बात है। क्या मान लिया 2023-24 में आपको कितनी छुट्टी मिली? 5 दिन की। आपने छुट्टी
मान लिया 3 दिन की ले ली, तो बची कितनी? अगले साल 2024-25 में ये 2 छुट्टी कैरी फॉरवर्ड हुई और 5 छुट्टी मिल गई। तो ये कौन सी है? 24-25 की। ये कौन सी है? 23-24 की। अब ये इसके लिए लास्ट ईयर है, क्योंकि 1 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो आपने छुट्टी ली 3 इस साल, तो 3 छुट्टी ली, तो ये क्या है? आपका फायदा क्या? आप कहोगे जी 2 छुट्टी मैंने इसमें से ले ली है, लेकिन यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिखा लीव ऑफ बेसिस पे। ये क्या रखा है कि जो 3 छुट्टी हम पहले इसमें से मानेंगे। इसका मतलब ये खत्म हो गई, खराब हो गई। तो कहने का मतलब ये कहना चाहते हैं कि भैया छुट्टी को लंबा मत लटकाओ और खत्म कर दो, अगर नहीं ली तो बेकार हो जाए। तो यहां पर ध्यान से समझने की बात है क्या लिखा है। एट December 31st December 2024, the average unused entitlement is 2 days per employee. 31 दिसंबर 2024 को जो ईयर एंड हो रहा है, मान लिया कैलेंडर ईयर, अकाउंटिंग ईयर, तो एम्प्लॉय पर ऑन एन एवरेज 2 दिन की छुट्टियां बची हुई हैं, तो 200 दिन की छुट्टियां भी बची हुई है। अब ये है तो खर्चा इसी साल का, कि हम जिस साल एंटाइटलमेंट होता है, लेकिन हम ये देखेंगे इनमें से ऑन एन एवरेज यूज कितनी आएंगे। जितनी यूज होंगी उतना तो इस साल खर्चे में लिखेंगे हम। द एंटरप्राइज एक्सपेक्ट बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस कि 92 एम्प्लॉई विल टेक नो मोर देन 5 लीव इन नेक्स्ट ईयर। 5 छुट्टी से ज्यादा अगले साल कोई लेगा नहीं। तो इसका मतलब इन 100 में से 92 एम्प्लॉय की लीव तो बेकार ही हो जाएंगी, क्योंकि वो यूज ही नहीं करेंगे। एंड दैट द रिमेनिंग 8 एम्प्लॉय, वो 5 एम्प्लॉय कितनी लेंगे नेक्स्ट ईयर? 5 92 एम्प्लॉय आउट ऑफ 100, 92 एम्प्लॉइज 5 और लेस लेंगे लीव, तो ये 100 में से 92 एम्प्लॉय की, तो ये तो वेस्ट हो जाएंगी, हमें नो कॉस्ट, कॉस्ट ही नहीं है वो हमारी, क्योंकि वो तो वेस्ट ही हो गई। बचे कितने एम्प्लॉय? 8। तो 8 एम्प्लॉय के लिए बोल रखा है, जो 8 एम्प्लॉय है वो लगभग 6.5 लेंगे, 6.5। तो 6.5 लेंगे, तो इसका मतलब ये 1.5 ही यूज कर पाएंगे, क्योंकि 2 में से 1.5 यूज होंगी। तो इस तरीके से केवल और केवल जो यूज होंगी वो 12 छुट्टियां ही ली, 200 में से 12 छुट्टियां ही इस्तेमाल होंगी। तो एंटरप्राइज एक्सपेक्ट दैट इट विल बी एडिशनल 12 days एज ए रिजल्ट ऑफ अनयूज्ड लीव। तो ये खर्चे में केवल 12 दिन की छुट्टियों का पैसा ही इस साल के खर्चे, क्योंकि इन 200 दिन में से यूज ही नहीं होना है ना, जितना यूज होगा उतना खर्चे मिलेगा। ये बात समझ में आती है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? अगर है नॉन एकोमुलेटिंग, हमने पे क्या करी थी बात, छुट्टियां हमारी एकोमुलेट होती हैं, ये रहा शॉर्ट टर्म लीव, या तो एकोमुलेट होती है या नॉन एकोमुलेट होती है। एकोमुलेट में वेस्टिंग नॉन वेस्टिंग दोनों का सेम ही ट्रीटमेंट है। नॉन एकोमुलेटिंग में मतलब छुट्टियां जो इस साल ली नहीं तो खत्म, वो तो हमारे को पता ही है, फिर दिक्कत ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। नॉन accumulating compensatory leaves, फॉर एग्जाम्पल मैटरनिटी लीव है, हमने कहा किसी को चाहिए 6 महीने की, मिल जाएगी। अब उस ये थोड़ी ना वो हर महीने हर साल 6 महीने की कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे, नहीं है तो नहीं यूज करा, तो ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। ठीक है, तो कोई खर्चे में नहीं लिखेंगे, अगर दे रहे हैं तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, सिंपल सी बात है। तो इन शॉर्ट वर्ड हम क्या कह सकते हैं, जो भी नॉन एक्यूमुलेटिव एब्सेंस है, जब एब्सेंट लीव यूज होंगी तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, सिंपल। Exception: Small and medium-sized company or micro small size company may not comply with short-term absence to the extent they deal with the recognition and measurement of absence which are non-vesting. That is short-term accumulated compensated absence in respect of which employee are not entitled to cash payment of unused entitlement on leaving. ये कहना चाह रहे हैं, देखो हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो स्मॉल,
मीडियम और लार्ज हर टाइप की कंपनी पर अप्लाई। जो बड़ी कंपनी होती है, लार्ज वाली, लेवल 1 वाली, उनकी अकाउंटिंग काफी हाई फाई होती है, बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, उनकी पास बहुत एम्प्लॉय ऐसे हैं जो समझदार हैं और अकाउंटिंग पे खर्चा अच्छा कर। उसके बाद जो और कंपनीज छोटी आती चली जाती है, वो बहुत हाई लेवल की अकाउंटिंग नहीं, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करते हैं, एक लिमिट से ज्यादा नहीं करते। तो ये कह रखे हैं कि जो छोटी कंपनी है मे नॉट कंप्लाई विद शॉर्ट टर्म एब्सेंस टू द एक्सटेंट दे डील विद रिकॉग्निशन मेजरमेंट ऑफ एब्सेंसेस विच आर नॉन वेस्ट। तो ये कह रखा है उनकी मर्जी है, वो चाहे तो ना कंप्लाई, के लिए कोई कंपलसरी नहीं। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान। तो हमने पहली बात करी थी नॉर्मल पेमेंट, वेजेस, सैलरी। हमने क्या कहा, जो खर्चा जिस साल का उस साल लिख दो। फिर हमने पढ़ा अब्सेंस, छुट्टियां। अब तीसरे नंबर हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस। Recognition of expense for profit sharing and bonus plans would depend on fulfillment of condition mentioned the standard. Condition क्या है? Enterprises has present obligation to make such payment as a result of past event and reliable estimate of the obligation can be made. इसका मतलब हमने एम्प्लॉय से कहा आपको हम बोनस देंगे अगर आप इतनी सेल कर देंगे और इतना बोनस देंगे। आज हमें पता है उसने इतनी सेल कर दी, इतना बोनस देना है। तो दो बातें, एक कि हमारी आज ऑब्लिगेशन बन चुकी है कि हमें उसे बोनस देना है, मतलब जो टारगेट वगैरह है वो अचीव हो चुका है। जो कंडीशन है हमारी एम्प्लॉई एम्प्लॉयर की आपस की कंडीशन है बोनस देने की, वो फुलफिल हो चुकी है। दूसरा, हम उसका एस्टिमेशन कर सकते। सपोज किसी वजह से हम एस्टिमेट नहीं कर सकते कि कितना अमाउंट आएगा, तो हम नहीं लिखेंगे। पहली बात, ऑब्लिगेशन हो चुकी है कि पेमेंट करनी है, और दूसरा हम उसका अंदाजा भी लगा सकने की पोजीशन में है। ये दो बातें होनी जरूरी है। The second condition can be satisfied only when the profit sharing and bonus formula, अगर मान लिया सेकंड में तो यह है कि फॉर्मूला है कोई और फॉर्मूला डिसाइडेड है तो ही है ना। मान लिया हमने कहा सेल होगी 25 लाख तो हम 10,000 रुपए देंगे, तो यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है अमाउंट की, तो सेकंड पॉइंट तो यहाँ अप्लाई नहीं होता, वो तो पता है। लेकिन हमने कहा अगर जितनी होगी तो जितना सेलिंग प्राइस कॉस्ट का डिफरेंस है, वो ऐसा कुछ हमने कैलकुलेशन है, तो वो वाली बात। The enterprise should recognize the expected cost of profit sharing and bonus in the financial statement. तो दोनों बातें, आज हमें पता है कि पैसा देना है, कैलकुलेशन हो सकती है तो P&L में लिख दो और लायबिलिटी में लिख दो, इलस्ट्रेशन से समझते हैं। एक प्रॉफिट शेयरिंग प्लान है, एक एंटरप्राइजेस है, वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देंगे उन एम्प्लॉइज को जिन्होंने पूरे साल काम किया। तो कोई एम्प्लॉय बीच में छोड़कर चला गया, उसे नहीं मिलेगा। कोई नया एम्प्लॉय आया, उसे नहीं मिलेगा। If no employee leave during the year, total profit sharing will be 3%। और हमने ये भी बोला है कोई भी एम्प्लॉय छोड़ेगा नहीं तो सबको 3% मिलेगा प्रॉफिट का। और द एंटरप्राइज एस्टिमेट द स्टार्ट टर्नओवर विल रिड्यूस द, और अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ेगा तो उस एम्प्लॉय को तो नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब टोटल एम्प्लॉय छोड़ रहे हैं, तो स्टाफ टर्नओवर का मतलब जो एम्प्लॉय छोड़कर जा रहे हैं। तो स्टाफ टर्नओवर की वजह से एंटरप्राइज को लगता है कि प्रॉफिट का 2.5% ही बांट पाएंगे, क्योंकि कुछ एम्प्लॉय छोड़कर चले जाएंगे, उन्हें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम 2.5% लिखेंगे। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 6, whether an entitlement to earn leave which can be carried forward to the future period is a short term employee benefit or long term। तो अभी अभी हमने बात करी ना कि अगर हम अर्न लीव देते हैं और वो कैरी फॉरवर्ड हो भी सकती है, तो भी हम उसे शॉर्ट टर्म करंट ईयर के खर्चे में ही लेते है ना। तो हमने अभी अभी पढ़ा शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स में which fall wholly within 12 months after the end of the previous year, जहां पर सर्विस करी है तो हम उसे दिखाएंगे। तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट में इंक्लूड होगा शॉर्ट टर्म absences where the absences are expected to occur within 12 months after the end of the year in which employee render the related employee services।
तो स्टैंडर्ड यूज करता है फॉल ड्यू. द स्टैंडर्ड यूजेस एक्सपेक्टेड टू अकर एज द बेसिस टू इलस्ट्रेट क्लैरिफिकेशन. तो ये कहता है कि imply that the classification of short-term compensated absence should be only when absences have fallen due and are expected to occur. In other words, where employee are entitled to on leave which can be carried forward to future periods, the benefit would be a short-term provided the employee is entitled to either encash or utilize the benefit during the 12 months after the end of the period where the employee become entitled. तो जो एक साल के अंदर अंदर वाली थी वही तो हम शॉर्ट टर्म में ले रहे हैं. अगर वो अनलिमिटेड कैरी फॉरवर्ड कर सकता है तो जो एक साल के बाद वाली है वो फिर लॉन्ग टर्म में आएंगे ना. Where there are restriction on encashment or availment, clearly the compensated absence has not fallen due and benefit of compensated absence is more likely to be a long term benefit. तो जो 12 महीने के अंदर नहीं होगा वो लॉन्ग टर्म में चला जाएगा. फॉर एग्जाम्पल हमने एक ऐसे ही करा था, तो एम्प्लॉई है लेकिन हम कह रहे हैं कि अगले साल तक की कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो इसका मतलब इस साल का बेनिफिट 12 महीने में यूज हो जाएगा, तो वो शॉर्ट टर्म में आ गया था. वेयर एन एम्प्लॉई हैज 100 days ऑफ अन लीव एंड ही इज एंटाइटल्ड टू एन अनलिमिटेड कैरी फॉरवर्ड, तो अनलिमिटेड कैरी फॉरवर्ड कर सकता है वो. बट द रूल ऑफ एंटरप्राइज अलाउ हिम टू एनकैश ओनली 30 days ड्यूरिंग द नेक्स्ट 12 months. ठीक है, तो 100 दिन की छुट्टियां हैं लेकिन 30 दिन ही कैरी फॉरवर्ड हो सकती है. द बेनिफिट वुड बी कंसीडर्ड एज अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट in some situation where there is no restriction but the absence is not expected to wholly occur in the next 12 months, benefit will be 12 months. तो यहाँ क्या लिखा है, 100 छुट्टियां हैं, अनलिमिटेड कैरी फॉरवर्ड है ना. तो अनलिमिटेड कैरी फॉरवर्ड का मतलब एक साल से ज्यादा पीरियड भी आगे जाएगा. ठीक है ना. तो वहां पर ये भी लिखा है कि वो केवल 30 दिन ही अगले साल यूज कर सकता है, बाकी उसे कैरी फॉरवर्ड ही करना है. तो ये तो भैया सारा अगले साल तो हो नहीं रहा है, तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म है. फॉर एग्जाम्पल जहां पर एम्प्लॉय के पास 400 दिन की छुट्टी है तो 365 दिन अगले साल में 365 दिन होते हैं और उसके बाद छुट्टी कितनी है, 400. और पास्ट पैटर्न इंडिकेट करता है कि एम्प्लॉय क्या करेगा, वो अगले साल करेगा. अनलाइकली टू अवेल, मतलब उम्मीद है कि वो अगले साल भी इनको यूज करने वाला नहीं है. तो क्या है ये शॉर्ट टर्म हो ही नहीं सकता. तो शॉर्ट टर्म का एक सिंपल 12 महीने जो ईयर एंड हुआ उसके 12 महीने के अंदर अंदर जो होगा वो शॉर्ट टर्म, उसके बाद है तो लॉन्ग टर्म. ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, फॉल ड्यू, पैटर्न ऑफ एक्चुअल यूटिलाइजेशन, although reflective behavior of pattern does determine the status of benefit whether short term or long term. The value of short term benefit should be determined without discounting. ये भी हमने पहले भी बात करी थी, जो शॉर्ट टर्म है उसको डिस्काउंट नहीं करना ना, लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म होगा तो वो हम अलग से पढ़ेंगे अभी लॉन्ग टर्म. तो हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को ये देखेंगे मेनली कि हमारा 12 महीने के अंदर आ रहा है या नहीं. और ये इंपॉर्टेंट एक बात है कि ये जो हम पढ़ेंगे ओवरऑल बिहेवियर पैटर्न ऑफ ऑल एम्प्लॉय देखेंगे, ना कि इंडिविजुअल बेसिस. पागल हो जाएंगे हम एक एक एम्प्लॉय का हिसाब लगाएंगे. हम एक एवरेज देखेंगे, हमारे पास 200 500 1000 एम्प्लॉय, तो एक एक एम्प्लॉय का अलग अलग हिसाब नहीं होगा कि ये शॉर्ट टर्म है, इसका लॉन्ग टर्म, इसका शॉर्ट टर्म. पागल हो जाएंगे हम. ऑन एन एवरेज देखें, फिर हमारे ज्यादातर एम्प्लॉय एक साल में यूज कर रहे हैं तो वो शॉर्ट, ज्यादातर एम्प्लॉय लॉन्ग, इस तरीके से या एवरेज एक लगाए. एक एक एम्प्लॉय का इंडिविजुअली चेक नहीं हो, एवरेज देखा. इलस्ट्रेशन नंबर 7. In case an enterprise allow unlimited employee benefits, that is medical care, leave, travel, to be carried forward, whether it is required to recognize a provision in respect of carry forward benefits. मेरे मुंह से अनलिमिटेड निकल गया अनयूटिलाइज की जगह. तो एक एंटरप्राइज अलाउ करती है कि अनयूटिलाइज्ड बेनिफिट जो है उनको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते, तो आपका क्या करें. A provision should be recognized for all benefits which an employee become entitled
for rendering and should be recorded as a part of cost of service rendered during the period जहाँ पर उसे ये बेनिफिट मिला है. जैसे छुट्टियों के बारे में बेनिफिट मिला है. It in estimating the cost of such benefit, the probability of employee availing such benefit should be considered. हमें क्या ध्यान रखना है, जो अनयूटिलाइज्ड बेनिफिट अगले साल जा रहा है, तो हमें ये देखना है अगले साल वो एक साल के अंदर अंदर जितना यूज कर लेगा वो शॉर्ट टर्म, और जितना आगे यूज करेगा वो लॉन्ग टर्म. यहाँ पर भी एस्टिमेट. ये चौथी कैटेगरी थी, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, पेंशन, ग्रेचुटी, इन सब के बारे में क्या होगा. पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन वर्सेस डिफाइंड, द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर ए पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट plan depend upon whether it is defined contribution or a defined benefit plan. In addition to addressing defined contribution and defined benefit plan generally, the standard also give guidance as to how its requirement should be applied to ensure benefits multi-employment benefit plan. तो ये दो बातें कर रहे हैं, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन एंड डिफाइंड बेनिफिट. ये क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं. तो यहाँ दो टाइप के प्लान है हमारे पास. एक है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, जिसे हम शॉर्ट में डीसीपी भी कह सकते. डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान आर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान्स अंडर विच एन एंटरप्राइज पे फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन इनटू ए सेपरेट फंड एंड विल हैव नो ऑब्लिगेशन टू पे फर्दर कंट्रीब्यूशन. जैसे कि ग्रेचुटी है, हम उसमें हर साल कुछ पैसा डाल देते, रिटायर होगा उसका पैसा मिल, तो उसके अलावा हमें कुछ नहीं. तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है कि इतना पैसा कंट्रीब्यूट करना. अंडर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, actuarial risk that benefit will be less than expected, and the investment risk that asset invested will be insufficient to meet the expected cost fall on the employee. तो हमने क्या करा, डिफाइंड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके बाद में कम ज्यादा वो हमारी टेंशन नहीं. ठीक है. इसका एक एग्जांपल है प्रोविडेंट फंड. प्रोविडेंट फंड में हम पैसा डाल रहे हैं, अब रिटायरमेंट पे जो पीएफ का पैसा है वो एम्प्लॉय को मिल जाएगा, उसमें हमें कोई टेंशन नहीं लेनी. ठीक है. डिफाइंड बेनिफिट प्लान होते हैं जो अदर देन डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, जैसे पेंशन वगैरह देना, तो उसमें हमारा बाद में अलग से अमाउंट देना है. उस समय जब वो रिटायर होगा उसकी सैलरी का जनरली हाफ होता है, वो दिया जाएगा. तो वो अभी से हम पूरा तरीके से ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहीं से जमा कराते रहे, एंड में हम कहें जी यही है वो ये ले लो, ऐसा नहीं है. तो जो है वो देना पड़ेगा मतलब. तो अदर देन डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान सारे के सारे डिफाइंड बेनिफिट प्लान. तो यहाँ एक्चुअल और इन्वेस्टमेंट रिस्क एम्प्लॉयर का होता है, मतलब पैसा कम या ज्यादा जो है फायदा नुकसान सब किसका है, एम्प्लॉयर का. इन डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान्स द कंट्रीब्यूशन इज चार्ज टू इनकम स्टेटमेंट, whereas in defined benefit plan detailed actuarial valuation is performed. अब देखो हमें पता है कंट्रीब्यूशन प्लान में एम्प्लॉयर का कोई रिस्क नहीं है, जितना दे दिया वही दे दिया, तो हर साल जितना दिया वो खर्चे में डाल दो, बात खत्म. लेकिन डिफाइंड बेनिफिट प्लान में फ्यूचर में जाकर लॉस प्रॉफिट भी एम्प्लॉयर का ही है, तो इसका एक्चुअल वैल्यूएशन होता है कि हमें कितना देना पड़ेगा एम्प्लॉय को जब रिटायर होगा, मरेगा, जो भी है उसका सारा हिसाब लगाकर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालकर आज के साल में कितना खर्चा उसका रिलेटेड आता है वो हमें याद. ठीक है. तो इसके अलग अलग टाइप के होते हैं डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान. फंडेड होते हैं जनरली, नॉन कंट्रोल्ड होते हैं जैसे मल्टी एम्प्लॉयर स्टेट प्लान इंश्योर्ड है, कंट्रोल्ड होते हैं लीगल एंटिटी वगैरह. इन सब में हमें बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें ये पता चल गया कि जो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है वो हर साल खर्चे में लिखे जाओ, जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान है उसका एक्चुअल वैल्यूएशन हो.
क्या है कि ग्रेचुटी क्या है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है या डिफाइंड। An enterprise may pay insurance premium to fund a post-employment benefit plan. The enterprise should treat such a plan as a defined contribution plan unless the enterprise will have no obligation to either pay the employee benefit directly when they fall due or pay further amount if the insurer does not pay all future employee benefit related to employee service in the current period. ये कह रखा है कि enterprise should treat such plan as a definite contribution plan. मतलब अगर मान लिया आपने एक इंश्योरेंस ले लिया और आपने इंश्योरेंस कंपनी से एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली और ये बोला कि ये एम्प्लॉय है, ये रिटायर होंगे, इनको जो पैसा देना आप देंगे, बताओ जी कितना प्रीमियम है। उन्होंने कहा भैया 20,000 मंथली प्रीमियम है, हम इंश्योरेंस कंपनी को 20,000 मंथली दे रहे हैं और हम टेंशन फ्री है, जब एम्प्लॉय रिटायर होगा उसका जो ग्रेच्युटी का अमाउंट होगा वो ये कंपनी देगी। तो ये क्या है, हमारा डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान हो गया ना, हमने पैसा दिया, काम खत्म, हमारी ऑब्लिगेशन खत्म। लेकिन लेकिन यहां लिखा है अनलेस द एंटरप्राइज विल हैव एन ऑब्लिगेशन टू इधर। अब मान लिया एम्प्लॉय रिटायर हो तो इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि हम उसको नहीं देंगे पेमेंट। इंश्योरेंस कंपनी कह रही है हमने तो 20 लाख का आपका एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, 10 साल 20 साल बाद जब ड्यू डेट आएगी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी हमें 20 लाख दे देगी, एम्प्लॉय को जो देना है वो कंपनी जाने। इंश्योरेंस कंपनी कह रही है हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम तो आपको पैसे दे देंगे क्योंकि आपने हमसे पॉलिसी ली है, और उसको जो बेनिफिट है वो एम्प्लॉय देगा। तो ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान नहीं हो सकता क्योंकि वो रिटायर होगा, उसको सारी जिम्मेदारी तो एम्प्लॉयर की है, वो तो बस एक पॉलिसी लिया, पॉलिसी का पैसा मिल रहा है, तो ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ, डिफाइंड बेनिफिट हो गया। तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन डिफाइंड बेनिफिट इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमें उसको जो पैसा देना है वो हम दे रहे हैं या इंश्योरेंस कंपनी। ऑन द अदर साइड, asset side, a question the other side, a question arises as to whether the funds under the scheme as certified by LIC should be treated as a plan asset or reimbursement right. The distinction is important because plan assets are reduced from the defined benefit obligation and net amount is disclosed in the balance sheet, whereas the case of reimbursement right, the defined benefit obligation and reimbursement right are shown separately as liability and asset. ये कह रखा है इन्होंने, मान लिया हमने एक ऐसा ये कह रखा है दो टाइप के हमारे LIC के सर्टिफाइड प्लान हो सकते हैं, फंड हो सकती हैं, स्कीम हो सकती है। एक में प्लान असेट है या रिम्बर्समेंट राइट है, तो जितनी हमारी ओब्लिगेशन बनने की उम्मीद है कि हमें 50 लाख देना है सब और मिलेगा यहाँ से 30 लाख, तो 50 लाख माइनस 30 लाख करके दिखाई। और अगर दूसरे हैं तो 50 लाख अलग और 30 लाख अलग कर। वैसे मैं बता रहा हूँ आपके इंटरमीडिएट लेवल पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते इसे, इसको बहुत ज्यादा इसमें से आने की उम्मीद भी नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत कि भैया शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, लीव्स हैं, क्या करें, हम कह देंगे 12 महीने के अंदर अंदर है, उसको अनडिस्काउंटेड करके करंट ईयर के खर्चे में लिखेंगे। तो ये सारी बातें जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं ये है, ये थोड़ा सा फाइनल लेवल की तरफ हम जा रहे हैं। ये जो बातें जो आपके लेवल का है उन सबके लिए इलस्ट्रेशन साथ में दिया हो। दिस वुड हैव द इम्पैक्ट ऑफ मेकिंग बैलेंस शीट हैवी बोथ ऑन द एसेट एंड लायबिलिटी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट in the balance sheet of enterprise, the amount recognized as a definite benefit liability should be the net total of the following amount. तो आप बैलेंस शीट में लाइबिलिटी कैसे लिखेंगे भाई? रिटायरमेंट हम बात किसकी कर रहे हैं, ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात कर, फोर्थ टाइप का पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, इसकी हम बात, तो ये तो रिटायरमेंट पे दिया जाएगा ना। तो आज हम क्या दिखाएंगे इसे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में। तो ये क्या रखा है लाइबिलिटी में क्या दिखाए, the present value of the defined benefit obligation at balance sheet date, जो भी हमें पैसा देना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू माइनस एनी पास सर्विस कॉस्ट नॉट येट
recognized minus the fair value at the balance sheet date of plan asset, if any, out of which the obligation are to be settled direct. ये कह रखा है कि अगर आपने मान लिया 50 लाख रुपए देने हैं, अब 50 लाख रुपए कब देने हैं? 20 साल बाद। मान लिया कि आज की वैल्यू निकाल ली, 50 लाख आज की वैल्यू मान लिया आ गई। कब देना 20 साल बाद? बीच के 20 साल की तो अभी सर्विस कॉस्ट रिकॉग्नाइज ही नहीं हुई है, वो माइनस करिए। और हो सकता है आपने कोई एसेट ले रखी है, इंश्योरेंस पॉलिसी, जो डायरेक्टली उन्हें पेमेंट करेंगे, वो भी हमें नहीं देना, वो भी माइनस कर दे। इन केस वे फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट इज हाई, और हो सकता है जो हमारी एसेट है वो ज्यादा है, माइनस में फिगर आ जाए। मतलब हमने देना कितना है, मान लिया 50 लाख, इसमें से 20 लाख है मान लिया जो अभी तक यूज नहीं हुई, मान लिया 40 लाख की हमारी एसेट है, तो माइनस में आ गई वैल्यू। तो लिखा है इन केस फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लान एसेट इज हाई, इट मे सो हैपन दैट द नेट अमाउंट नेगेटिव आ जाए, जो मैं बता रहा हूं 10 लाख नेगेटिव आ जाए। केस 15 कहता है ऐसी सिचुएशन में मेजर द रिजल्टिंग एसेट लोअर ऑफ, तो ये जो amount so determined and the present value of the economic benefit available in the form of refund from the plan as reduced by the future contribution to plan। तो ये कह रखा है अमाउंट को आप कम कर दो ताकि वो नेगेटिव ना आए। जो आपने अमाउंट निकाली है या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रिफंड फ्रॉम द प्लान और रिडक्शन इन फ्यूचर कॉन्ट्रीब्यूशन द प्लान, तो आप उसे कम करके दिखाइए। बस इतना सा है, नेगेटिव आएगा, आपको बहुत ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। The recognition of expenses related to defined benefit in the statement of P&L, तो आप क्या करेंगे, 7 कंपोनेंट दिखाएंगे एम्प्लॉय बेनिफिट के। क्या क्या? करंट सर्विस कॉस्ट, जो उसने अभी किया उसकी कितनी सर्विस कॉस्ट है, कोई इंटरेस्ट आप उसे दे रहे हैं तो वो, कोई एक्सपेक्टेड रिटर्न है प्लान एसेट पर, वो अगर उसे देनी है, एक्चुअल गेन एंड लॉसेस, पास सर्विस कॉस्ट जो अभी तक नहीं लिखी वो अब लिखी है, कोई सेटलमेंट हुई है वो, the extent to which the negative net amount of defined benefit exceed the amount mentioned, वो भी सारी चीजें दिखानी है 7 कैटेगरी। ये क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, फालतू का बहुत ज्यादा है, इसलिए लेवल 1 के लिए ही मेनली एप्लीकेबल, क्योंकि बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, एक नॉर्मल बिजनेसमैन ये सारी चीजों को अप्लाई नहीं कर सकता। ये सेटलमेंट अकर्स व्हेन, अच्छा एक बात और, अब जब आप फाइनल में आएंगे तो आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के नाम से एक सब्जेक्ट आएगा जो अकाउंटिंग है। तो इंटरमीडिएट में आप क्या पढ़ रहे हैं, सारे के सारे एएस, और फाइनल में क्या पढ़ेंगे, इंड एएस। इंड एएस मोर और लेस या तो यही वाले एएस है या इन एएस में इंप्रूवमेंट है। तो जब यही चीज दोबारा फाइनल में पढ़ेंगे तो यही दोबारा पढ़ेंगे तो फाइनल में क्या होगा, फाइनल में इंड एएस आएंगे, बढ़ जाएंगे, इनका लेवल भी हाई हो जाएगा। जो चीजें आज हम कह रहे हैं आपके लिए नहीं, छोड़ो, ये बस पता होना चाहिए, वहां जाकर हम डिटेल में। Settlement occurs when an employer enter into a transaction that eliminate all further legal or constructive obligation for part or whole of the benefit provided under a defined benefit plan. For example, the commuted portion of pension. A curtailment occurs when an employer either commit to reduce the number of employees covered by the plan or reduce the benefit under a plan. The gain or losses on the settlement or curtailment of deficit plan should be recognized when the settlement or curtailment। देखिए डिफाइंड बेनिफिट प्लान कौन से, जहां हमारी फिक्स्ड वैल्यू नहीं थी, कंट्रीब्यूशन नहीं था, अदर देन फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन वाले थे, जहां पर हमने बात करी थी एक्चुअल वैल्यूएशन की। तो उसके लिए कह रहे हैं कि अगर कोई सेटलमेंट होती है, कोई एम्प्लॉय को कम या ज्यादा पैसा देना है बेनिफिट प्लान में, तो उसको हम एडजस्ट करेंगे
कहां पर क्या रखा है कि जब भी ये सेटलमेंट होगी या कर्टेलमेंट होगी तो उसको हम एडजस्ट कर लेंगे वहां पर। इस क्लोजर की बात करें, where there is uncertainty about the number of employees who will accept an offer of termination benefit, a contingent liability exists। वीआरएस भी तो था यहाँ पर, हमने बात करी कि भैया वीआरएस है, अब हमें तो नहीं पता कितने लोग वीआरएस लेंगे। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 29, ये है प्रोविजन, कंटीजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट्स। An enterprise discloses information about the contingent liability unless the possibility of outflow is remote। तो वहां पर AS29 क्या कहता है? कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या है? कंटीजेंट लाइबिलिटी है कि अगर आपको पैसा देना है या नहीं ये पता नहीं है, फ्यूचर में पता चलेगा कि पैसा देना भी है या नहीं, हो सकता है देना पड़े, हो सकता है ना देना पड़े, तो आप उसे AS29 में क्या मानेंगे? कंटीजेंट लाइबिलिटी। लेकिन अगर उम्मीद ही नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है ना, तो यहां लिखा है कि आप उसे कंटीजेंट लाइबिलिटी मानिए जिसकी हो सकता है देना पड़े, हो सकता है ना देना पड़े, अनलेस, लेकिन आपको जरूरत नहीं है उसे दिखाने की। अगर आपको सेटलमेंट रिमोट है, मतलब लगता है कि आपको देना ही नहीं है पैसा, फिर कंटीजेंट लाइबिलिटी किस बात की? तो AS29 में टर्मिनेशन बेनिफिट कंटीजेंट लाइबिलिटी में दिखाइए अगर आपको लगता है पैसा। हम एक AS पढ़ चुके हैं 5, जो कहता है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। An enterprise discloses the nature and amount of an expense if it is of such size, nature, or incident that is disclosure is relevant to explain the performance of enterprises for the period। देखिए यहाँ प्रायर पीरियड आइटम्स आता था AS5 में, वो क्या था? पिछले सालों का एरर या ओमिशन, उसे हम प्रायर पीरियड में दिखा। प्रायर पीरियड आइटम करंट ईयर के प्रायर पीरियड आइटम में कब दिखाओगे? ओमिशन होगा या एरर होगा, अदरवाइज नहीं दिखाओ। तो टर्मिनेशन बेनिफिट में रिजल्ट इन एक्सपेंस नीडिंग डिस्क्लोजर इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये हैवी अमाउंट हो सकता है तो आप इसे डिस्क्लोज करिए। AS18 भी है, वो बोलता है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। तो जो आपके की मैनेजरियल पर्सनल होते हैं वो रिलेटेड पार्टी के मीनिंग में आते हैं, जैसे डायरेक्टर वगैरह। तो अगर वो टर्मिनेट होते हैं, जाते हैं और उन्हें आप पेमेंट करते हैं तो वो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर के हद में आ जाएगा AS18 में। When drafting AS15, the standard setter felt that merely on the basis of a detailed formal plan, it would not be appropriate to recognize provision since a liability cannot be considered to be criticized at that stage। AS15 require more certainty for recognition of termination cost. For example, if the employee has signed up for the termination scheme, तो केवल आप एक प्लान है और उसको आप प्रोविजन बना दे, जरूरी नहीं है जब तक आपको पक्का ना हो कि वो पैसा आपने देना। एक्चुअल अजम्पशंस, एक्चुअल हमने कहा था जो फ्यूचर में देना उसकी एक कैलकुलेशन होगी, कितने एम्प्लॉय काम करते रहेंगे, कितने रिटायर होंगे, उसे कितना पैसा देना पड़ेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, अगर पेंशन है तो जब तक जिंदा है जब तक देना है, कितने लोग कितने साल तक जिंदा रहेंगे, अगर हम उसके मरने के बाद उसके स्पाउस को पैसा देते हैं तो वो कितने साल जिंदा रहेगी, ये सारा का सारा डिटेल्ड पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से और बिजनेस के हिसाब से सेम इंडस्ट्री में जो चलता है, एक इंसान की एवरेज एज, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, सारी कैलकुलेशन होती है एक्चुअल वैल्यू। तो इसमें हजारों एजम्पशंस होती है। द एक्चुअल एजम्पशन शुड बी अनबाइज्ड एंड म्यूचुअली कंपेटिबल। तो अनबाइज्ड होनी चाहिए। दे आर an enterprise best estimate of the variables that will determine the ultimate cost of providing post employment benefit। They should be neither imprudent nor excessively conservative। तो मतलब आप बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक या ऑप्टिमिस्टिक होकर नहीं सोच सकते, वो एक अनबायस्ड, एक रीजनेबल एवरेज सोचना। मतलब 100 एम्प्लॉई है, 100 के 100 हमारे 20 साल काम करेंगे, ये भी नहीं सोच सकते।
100 के 100 चेंज हो जाएंगे, ये भी नहीं सोच, एक बैलेंस मेंटेन। And should reflect the economic relationship between factors such as inflation, rate of salary increase, return on plan assets and discount rate. इन सब का भी हिसाब सही लगाना। S15 explain that actual assumption comprise, क्या क्या होगा, आपको assumption लेनी है कि करंट फॉर्मर एम्प्लॉइज डिपेंडेंट जिन्हें बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि मोर्टेलिटी रेट देखनी है ना, मैंने कहा था ना कब तक जिंदा रहेंगे, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट कितने लोग मर जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट के बाद कितने मरेंगे और कितना जिंदा रहेंगे, रेट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर कितने एम्प्लॉय छोड़कर जाएंगे कितने नहीं जाएंगे, कितने डिसेबल हो जाएंगे कितने अर्ली रिटायरमेंट लेंगे, ये सारा हिसाब लगाना पड़ेगा। प्रोपोर्शन ऑफ प्लान मेंबर एंड डिपेंडेंट हु विल बी एलिजिबल फॉर बेनिफिट्स, मान लिया हमने क्या रखा है, बेनिफिट के लिए वो एलिजिबल होंगे जिनकी 10 साल की जॉब हो जाएगी, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। क्लेम रेट देखना पड़ेगा, मेडिकल स्कीम में कितने आते हैं वो कितना लेंगे। फाइनेंशियल एजम्पशंस लेनी है कि डिस्काउंट रेट क्या होगा, फ्यूचर सैलरी क्या होगी, मेडिकल बेनिफिट्स हैं तो वो कितने दिए जाएंगे, रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा प्लान एसेट पर, तो बहुत सारी चीजें एक्चुअल वैल्यूएशन करते हुए देखनी पड़ेगी। और ये हमारे बस का नहीं है, जो स्पेशलिस्ट होते हैं इन सब चीजों के उनको हम हायर करके उनके थ्रू ही कैलकुलेशन कराते जनरली। फाइनेंशियल assumption should be based on market expectation at the balance sheet date for the period over that the post employment benefit will be settled. Discount rate and other financial assumption should not be inflation adjusted unless such as measures are more reliable. तो हम इंडेक्स लिंक वगैरह भी ले सकते हैं अगर वो ज्यादा रिलायबल है। एक्चुअल गेन और लॉसेस का क्या होगा, क्योंकि हर साल हम वैल्यूएशन करेंगे, हर साल कुछ कम या ज्यादा होगा, तो एक्चुअल गेन और लॉस में क्या आएगा, एक्सपीरियंस एडजस्टमेंट, द इफेक्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस एक्चुअल assumption एंड व्हाट हैज एक्चुअली अकर्ड। हमने सोचा था हर साल 5% लोग एम्प्लॉय चेंज हो जाएंगे, 15% हो रहे हैं या 2% हो रहे हैं, मोर्टेलिटी रेट में कोई चेंज है, इन्फ्लेशन में कोई चेंज है, सारी चीज जितनी भी हमने चीजें ली उन सब में चेंजेस हो सकते हैं। तो इफेक्ट ऑफ चेंजेस assumption, तो गेन और लॉस को हमें क्या करना है, इमीडिएटली P&L में डालना है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, आपसे वैल्यूएशन करने को नहीं बोलेगा एग्जाम, वो बोलेगा कि वैल्यूएशन में इतना डिफरेंस आया, क्या करेंगे, आप कहेंगे P&L में। तो इलस्ट्रेशन नंबर 8, ओमेगा लिमिटेड है, वो एक इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। कंपनी को एक एक्चुअल वैल्यूएशन मिली है फर्स्ट टाइम फॉर द पेंशन स्कीम, जिसमें ये बोला है कि 6 लाख का सरप्लस है। तो ये चाहते हैं कि ये 6 लाख का सरप्लस 2 सालों में बांटे और हर साल बाय रिड्यूसिंग कंट्रीब्यूशन, है ना, ये 5 लाख रुपए डालते थे पेंशन फंड में, 6 लाख का सरप्लस आ गया, तो ये कह रहे हैं 6 लाख का सरप्लस 2 सालों में 3-3 लाख कैसे बांटे, हम 5 लाख दे रहे थे ना, 5 लाख की बजाय 2-2 लाख रुपए देंगे, तो 3-3 लाख करके 2 साल में 6 लाख का बेनिफिट आ जाएगा। The average remaining life of employees is to be 6 years. You are required to advise the company on the following item for the viewpoint. तो भैया AS15 कहता है कि जहां चेंजेस आएगा उसे P&L में डालो, ये तो अलग ही हिसाब बनाकर बैठ रहे हैं। तो लिखा है AS15 के हिसाब से एक्चुअल गेन और लॉस को इमीडिएटली P&L में डालना चाहिए, तो 6 लाख रुपए आप P&L में डालिए, ना कि ये काम करिए। ठीक है, तो ये बात अगर आप एग्जाम में लिख देंगे तो नंबर पूरे मिल जाएंगे आप। एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। 1 अप्रैल 2021 को मालिया फेयर वैल्यू है प्लान असेट की 1 लाख रुपए इन रेस्पेक्ट ऑफ ए पेंशन प्लान, एक कंपनी है उसका एक पेंशन प्लान है और उसमें 1 लाख रुपए की असेट की वैल्यू है। आज 6 महीने बाद 30 सितंबर को वहां से प्लान असेट से हमें 19,000 रुपए का बेनिफिट मिला, ठीक है, एंड रिसीव्ड इनवर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन 49,000 ऑन 31 मार्च 2022, इसकी वैल्यू 1,50,000 है, प्रेजेंट वैल्यू 1,47,920 रुपए है, एक्चुअल लॉसेस 600 रुपए का है। 1 अप्रैल को कंपनी ने जो एस्टिमेट करे थे वो क्या थे, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम आफ्टर टैक्स पेबल बाय द फंड
9.25%, रियलाइज्ड एंड अनरियलाइज्ड गेन 2%, फंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट -1। तो इन्हें लग रहा था कि 10.25% की हमें कमाई होगी इस फंड से। तो हमें बताना है क्या होगा। 1 अप्रैल को साल के शुरू में फंड की वैल्यू कितनी है? 1 लाख। तो इस पे 10.25% की कमाई होनी चाहिए। 1 लाख का 10.25% होता है 10,250। 10,250 रुपए की कमाई। ठीक है। अब आपने 49,000 रुपए जमा करे फंड में और 19,000 रुपए वापस आ गए आपके पास, तो फंड में 30,000 रुपए और जमा हो गए या नहीं? लेकिन ये पूरे साल में हुए हैं, एक दिन में, साल के पहले दिन नहीं हुआ। पूरे साल में जो आपने जमा करे 19,000, 49,000, पूरे साल में जो वापस है 19,000, तो पूरे साल में ऑन एन एवरेज 30,000 रुपए फंड में बढ़े हैं। तो एवरेज 6 महीना मानते हैं, तो इस 30,000 रुपए जो बढ़े हैं इस पे भी 10.25% 6 महीने का इंक्रीमेंट होना चाहिए, जो कि होता है 1,500 रुपए। तो इसका मतलब 11,750 रुपए का फायदा आपको मिलना चाहिए। तो साल के शुरू में आपकी वैल्यू कितनी थी? 1 लाख। आपने कितने जमा करा दिए? 49,000। कितने आपको वापस मिल गए? 19,000 आपको वापस मिल गए, है ना? तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए कायदे से? 1,30,000। लेकिन वैल्यू है कितनी? 1,50,000। तो आपको कितना बेनिफिट मिला इससे? लेकिन आपने सोचा था कितना? 11,750 रुपए, है ना? आपने सोचा कितना था? यही तो सोचा था भाई, 10,250, 1,500, 11,750। लेकिन आपके पास आ कितना गया? 20,000 रुपए। तो जो एक्स्ट्रा आया वो पीपीएनएल में डालो, ठीक है ना? तो यही है कि आप बताइए एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिटर्न कितनी है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी थी? 11,750 और एक्चुअल रिटर्न कितनी है? 20,000 रुपए। तो ये बताना था। इलस्ट्रेशन नंबर 10, रॉक स्टार लिमिटेड है, उन्होंने एक बिजनेस का सेगमेंट बंद कर दिया, डिसकंटिन्यू कर। अंडर द एग्रीमेंट विद एम्प्लॉई यूनियन, द एम्प्लॉई ऑफ द डिसकंटिन्यू सेगमेंट विल अर्न नो फर्दर बेनिफिट। ट्रेड यूनियन के साथ तय हो गया कि अब कुछ और नहीं मिले। दिस इज ए curtailment without settlement because employee will continue to receive benefit for service rendered before discontinuance of business segment. Curtailment reduces the gross obligation for various reasons, including change in actuarial assumption made before curtailment. If the benefit are determined based on the last pay down by the employee, the gross obligation reduces after the curtailment because the last earlier is no longer. ये कहने का मतलब यह है कि हमने अगर एक सेगमेंट बंद कर दिया और हमारे ट्रेड यूनियन की से बात हो गई कि जो एम्प्लॉई है सेगमेंट के, उन्हें अब कोई और फ्यूचर में फर्दर बेनिफिट नहीं मिलने वाला, तो हमने जो ऑलरेडी असेट बना रखी थी, एक्चुअल वैल्यूएशन थी, वो तो ये सोच के थी कि रिटायर होंगे मिलेंगे, लेकिन अब तो खत्म हो गया। तो कटेलमेंट मतलब कमी हो गई, जो हमने बेनिफिट की पेमेंट करनी है उसमें कमी आएगी, क्योंकि इन्हें बेनिफिट तो मिलेगा नहीं। तो रॉक स्टार लिमिटेड एस्टिमेट द शेयर ऑफ अनएमोर्टाइज्ड सर्विस कॉस्ट दैट रिलेट टू द पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन इज 18। तो जो इन्होंने मान लिया 180 लाख रुपए या कोई भी है, उसका इन्होंने ऑब्लिगेशन हो रखा है, तो जो 18 मतलब 10% ऐसा है जो अभी काम ही नहीं हुआ, तो वो तो देना ही नहीं पड़ेगा ना अभी ने। द कैलकुलेशन द गेन फ्रॉम curtailment liability after curtailment to be recognized in the balance sheet on the basis of gain information immediately before the curtailment। इन्होंने क्या सोचा था? 6,000 रुपए देने हैं, और इनके पास एसेट कितने की थी? 5100। इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 6,000 देने थे, 5100 की प्लान एसेट, है ना? और अभी अभी अनएमोर्टाइज्ड पास्ट कॉस्ट 180। हमने बात नहीं करी थी बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे, क्या था? एक्चुरियल वैल्यूएशन माइनस हमने क्या करी थी? प्लान एसेट, और हमने क्या बोला था? अनएमोर्टाइज्ड कॉस्ट। और जब हमने कहा था हो सकता है ये नेगेटिव आ जाए, बात कर रहे थे ना हम पहले, याद हो आपको? ये ऐसे हमें बैलेंस शीट में दिखाना है।
तो ये कैसे दिखाना था, 6000 माइनस 5100 माइनस 180 दिखाना था। लेकिन अब हमने एम्प्लॉय को निकाल दिया, हमने कहा था ना 10% रिड्यूस होगा, देखो यहाँ क्या लिखा है 10% कम हो रहा है। तो 10% कम होने का मतलब हमारे पास 6000 की ऑब्लिगेशन में 10% कम हो जाएगा तो 600 कम हो जाएगा, अब हमें 600 कम देना पड़ेगा। तो गेन कितना हुआ, 600 कम हो गया, और जो अनएमोर्टाइज्ड कॉस्ट थी 180 वो भी कम हो गई 18, दोनों 10% तो 582 का गेन हो गया। इसे हम ये भी कह सकते हैं कितना देना था 6000, लेकिन अभी इसमें से 180 का काम ही नहीं हुआ था, तो हमें कितना देना था 5820, इसमें से 10% एम्प्लॉय हट गए क्योंकि हमने सेगमेंट बंद कर दिया। इसका मतलब अब 582 हमें देना ही नहीं, क्योंकि ट्रेड यूनियन के साथ सेटिंग हुई है कि आप बोर्ड को बेनिफिट नहीं देंगे। तो जो हमने पूरा हिसाब लगा रखा था उसमें 582 का बेनिफिट हो गया हमें। तो ये क्या करना है, P&L में हमने बात करी थी ना। अब लाइबिलिटी कैसे आएगी, 6000 की जगह 5400, तो प्लान एसेट तो ऑलरेडी कम है, अभी इसे बेचने की जरूरत थोड़ी ना है हमें। तो प्लान एसेट माइनस करते हैं, और क्या लेस करते हैं, जो अनएमोर्टाइज्ड टाइम पीरियड है, अब वो कितना रह गया 180 का 90%, क्योंकि 10% तो हट गए 162, तो अभी भी 138 हमें और डालना पड़ेगा इसमें। ये बैलेंस शीट में, इसमें कुछ पूछ, ये बात समझ में आती। इलस्ट्रेशन नंबर 11, एम्प्लॉय है रोशन, उसने ज्वाइन करा 2021 में, हर साल उसका हिसाब बैठा 14,90,210 रुपये। कंपनी की पॉलिसी है कि वो लमसम पेमेंट करती है लास्ट ड्रॉन सैलरी का 25%, एनुअल लास्ट ड्रॉन सैलरी का 25%, हर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के लिए अगर उसने 5 साल का काम कर लिया। मतलब कोई एम्प्लॉय 5 साल तक काम करेगा तो उसकी 1 साल की जो मतलब आखिरी साल जब रिटायर होगा तो 1 साल की जो लास्ट ड्रॉन एनुअल सैलरी होगी उसका 25% दिया जाएगा हर कंप्लीटेड ईयर के लिए, अगर उसने काम करा। मतलब अगर उसने 10 साल काम करा, एनुअल सैलरी 14,90,210 है मान लिया ना, इसका 25% हर साल के लिए, तो 10 साल के लिए इतना उसे मिलेगा। उस ये बात हमें यहाँ बता, ठीक है। इफ रिटायर आफ्टर 5 years, सैलरी ऑफ रोशन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10%, 10% सैलरी भी बढ़ने की उम्मीद है। द कंपनी हैज इंड्यूस्ड रोशन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड इज एक्सपेक्टेड दैट ही विल कंप्लीट द मिनिमम 5 year बिफोर रिटायरिंग। हमें लग रहा है 5 साल तो वो काम करेगा, देन ही विल गेट 5 ईयरली इंक्रीमेंट। तो 5 साल तक काम करेगा तो 5 साल तक उसकी सैलरी भी बढ़ेगी। What is the amount the company should charge in its P&L every year as a cost of defined benefit obligation? डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन है ना, क्योंकि ये तो है नहीं हम इतना इतना पैसा डाल रहे हैं बात खत्म। जब वो रिटायर होगा उस समय जो सैलरी होगी उसके हिसाब से देंगे, तो अभी तो हमारा फिक्स नहीं है ना। तो क्या ये डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन होता तो वो ऊपर पैसा दे रहे होते काम खत्म होता। तो ये पूछा है व्हाट द अमाउंट द कंपनी शुड चार्ज इन द P&L, ऑल्सो कैलकुलेट द करंट सर्विस कॉस्ट एंड इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 8%। याद है हमने पढ़ा था, 7-8 चीजें आएंगी, अलग अलग पार्ट दिखाएंगे हम। करंट सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, है ना, एक्सपेक्टेड, ये सारी अलग अलग दिखाएंगी, इसलिए हमसे अलग पूछा क्वेश्चन के अंदर। क्या बताइए कि क्या क्या होगा, और हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी। अब इसकी कैलकुलेशन हम समझते हैं कि कैलकुलेशन कैसे आएगी। इसका इंक्रीमेंट 5 साल तक होगा, हमसे बोल रखा है। अभी सैलरी कितनी है इसकी, 14,90,210 रुपए, ये है प्रेजेंट। आफ्टर 1 ईयर इसकी सैलरी 10% बढ़ जाएगी,
कैलकुलेटर उठाओ, बताओ 10% के बाद बढ़ने के बाद क्या आएगा। तो 14,90,210 में 10% प्लस कर दो। अब इसका तरीका क्या है, या तो हम कैलकुलेटर पर करें प्लस 10% इक्वल टू, या हम कैलकुलेटर पर कर दें इंटू 110%, तो भी यही आएगा। या हम 110% का मतलब होता है 110 अपॉन 100, 110 अपॉन 100 का मतलब होता है 1.1, तो इसको हम 1.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी यही आएगा ना। 1 साल बाद, 2 साल बाद इतना हो जाएगा, क्योंकि उस समय की सैलरी पे 10% बढ़ेगा ना। फिर 3 साल बाद इतना, 4 साल बाद इतना, और 5 साल बाद इतना। क्या आ रहा है 5 साल बाद? 30 साल इतना आ रहा है 24 लाख। तो जब वो रिटायर होगा उस समय हमारी उसकी एनुअल सैलरी, ये एनुअल सैलरी है, जिस समय वो रिटायर होगा उसकी एनुअल सैलरी 24 लाख होगी। और हम क्या देंगे उसे हर कंप्लीट ईयर के लिए 25%, हर कंप्लीट ईयर के लिए, और 5 साल कंप्लीट हो गए तो इतना देंगे। तो उसको हम 30 लाख रुपए देंगे। 30 लाख रुपए कब देंगे उसको? जब वो रिटायर हो जाएगा 5 साल के बाद। ठीक है, अब 5 साल का है तो हर साल का खर्चा हमने एक अंदाजा लगा लिया, तो हम हर साल कितना दिखाएंगे, डिवाइड बाय 5 कर दो, तो 6 लाख रुपए हर साल पी&एल में जाएंगे, क्योंकि हमने 2 से 30 लाख रुपए देने, तो हर साल कितने जाएंगे, 6 लाख। अब ये पता क्या, ये जो थोड़ा सा एएस अलग और मुश्किल दिखाई देते हैं, ये सब इंड एएस होते हैं। इंड एएस प्रेजेंट वैल्यू वगैरह पर बोलते, प्रेजेंट वैल्यू निकाल, जो पुराने एएस थे वो नहीं बोलते। तो जो रिवाइज हो गए, जैसे कुछ एएस है, एएस 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अगर आप इंडिया 16 देखोगे वो भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे दोनों से। एएस 19 लीज पर, वो देखोगे इंडिया देखोगे सेम, ये देखोगे इंडिया देखोगे सेम, नंबर अलग है, सेम जो आप पढ़ रहे हो ये सब, क्योंकि ये हाई फाई वाले आ गए, नए वाले आ गए, इसलिए थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड। अब ये जो 6 लाख रुपए हैं, ये कब देना है हमें? 30 लाख रुपए कब देना? आज थोड़ी ना, प्रेजेंट वैल्यू निकालें कम आएगी। तो ये जो 6 लाख रुपए हैं, अगर आज हम ईयर 1 की बात करें, तो अगर हम ईयर 1 की बात करें तो ये 5 साल बाद देना है, और हमें ईयर 1 पर तो 4 साल की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों के बीच में 4 साल का फर्क आ गया। अगर हम जो ईयर 2 में 6 लाख रुपए लिखेंगे और देना है 5 साल बाद, तो 3 साल का फर्क आ गया। ऐसी जो हम ईयर 3 में देंगे 6 लाख रुपए, ईयर 4 में देंगे 6 लाख रुपए, और ईयर 5 में जो देंगे 6 लाख, P&L में लिखेंगे। तो ये तो ईयर 5 में दे रहे हैं, और याद है आपको, मैं पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ प्रेजेंट वैल्यू का। प्रेजेंट वैल्यू होता है फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ठीक है, ये आपने पढ़ा था फाउंडेशन एन्युटी के चैप्टर में, प्रेजेंट वैल्यू। या हम ये कह सकते हैं, पहले बेसिक से लेकर चलता हूँ आपको। अमाउंट याद करो, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर। ये किस चीज का फॉर्मूला है, अमाउंट का। अमाउंट मिलती है फ्यूचर में, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रिंसिपल को प्रेजेंट वैल्यू, आज के रेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। तो इसे बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। फ्यूचर वैल्यू फैक्टर क्या आया, प्लस रेट। अब इसी को दूसरे तरीके से लिखकर दिखाते हैं, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। यहाँ से मैं निकालूं प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 अपॉन
1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर। तो ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या हो गया यहाँ, 1 अपॉन 1 प्लस रेट अपॉन, ठीक है। तो ये क्या है, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, और ये क्या, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ध्यान से देखोगे तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 1 अपॉन फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर है 1 अपॉन वैल्यू फैक्टर। आपको जो ज्यादा निकालना पड़ेगा वो प्रेजेंट वैल्यू। तो इसका पूरा कहानी का सार मैं बताता हूँ शॉर्ट में। आपको क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू। वो क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, मतलब फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 अपॉन 1 प्लस रेट अपॉन, ये काम करना है, ठीक है। अब यहां पर कैसे काम चलेगा ये, तो मुझे क्या करना है, मैं दोबारा यहाँ याद दिलाता हूँ। मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो क्या करना है, फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये क्या है, फ्यूचर वैल्यू। तो मुझे इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस रेट अपॉन 100 की। और ये हमें ऑलरेडी दे रखा है, नहीं तो आप कैलकुलेटर पर चेक करो, लिखो कैलकुलेटर पर करो। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है 1 अपॉन 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। तो कैलकुलेटर पर लिखो 1 अपॉन 1 प्लस रेट अपॉन 100, ये होता है 1 अपॉन 1.08। लिखो कैलकुलेटर पे 1 डिवाइड बाय 1.08 क्या आ रहा है, 0.926। एक बार ये आ गया, देखो एक बार और इक्वल टू का बटन दबाओ, 0.857 आ जाएगा। एक बार और इक्वल टू का बटन दबाओ, 0.794 आ जाएगा। एक बार और इक्वल टू का बटन दबाओ, 0.735 आ जाएगा। ये हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रखा है 8% के हिसाब से। अब ये कैसे काम कर रहा है, 5 साल बाद 6 लाख रुपए और 5 साल बाद ही देने हैं, तो ईयर का डिफरेंस तो है ही नहीं। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या बोलता है हमें, ये क्या कह रहा है, आज का 1 रुपए के बराबर है, 1 साल बाद का 1 रुपए आज के 0.92 के बराबर है, ये तो बताता है। तो 5 साल बाद देना है पैसा, कोई फर्क है ही नहीं। 4 साल बाद खर्चे में लिखना है, देना 5 साल बाद, तो 1 साल का फर्क है। 1 साल का मतलब 1 अपॉन 1.08 की पावर 1, जो दिया हुआ 0.6। 3 साल बाद खर्चा लिखना है, देना है 5 साल बाद, 2 साल का फर्क है, ये कितना दिया हुआ हमें 0.794.7। तो अगर हम देखें तो जो 6 लाख रुपए का खर्चा आज लिख रहे हैं, उसकी एक्चुअल में आज प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 6 लाख इंटू 0.735, कितना है, 4,40,000 रुपए, ठीक है। और दूसरे साल जो दे रहे हैं उसकी क्या वैल्यू आ रही है, 6 लाख इंटू 0.794, और फिर 5,14,200, फिर 5,55,600, फिर 6 लाख, ये आ रही है। तो ये है करंट सर्विस कॉस्ट। हमसे पूछा था ना, व्हाट इज द अमाउंट कंपनी शुड P&L, करंट P&L में कितना डालना है, तो आ गया 3 लाख रुपए हर साल। फिर पूछा करंट सर्विस कॉस्ट क्या है, तो ये करंट सर्विस कॉस्ट, ठीक है, करंट सर्विस कॉस्ट आ गई। उसके बाद हमसे बोल रखा है कि इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी है, तो हमें कितने पैसे देने हैं, 30 लाख रुपए देने, कब देने हैं, इस साल का खर्चा कितना है, 4,41,000। अब इस पे 8% का ब्याज लगाओ, कितना आया, 35,000, ठीक है। अगले साल का खर्चा कितना है, 476,400, और ये था हमारा पहले से ही,
तो 4,41,, 35,280 और ये मिलाकर हो गया 9,52,680। फिर इस पे 8% लगाओ, 76,214। फिर ये ऑलरेडी था अगले साल का खर्चा, ऐसा करते करते लास्ट में कितना हो जाएगा? 30 लाख। तो हर साल का इंटरेस्ट का खर्चा ये आएगा। तो ये इतनी मुश्किल कैलकुलेशन, मतलब बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए काफी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ये इसलिए है क्योंकि ये एक्चुअल में इंड एएस है, और इंड एएस की जो बुक है इतनी मोटी जो आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर बहुत सारी कैलकुलेशंस ऐसी ही होती, ठीक है। अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, तो हमें पता चल गया कि जो लॉन्ग टर्म है उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू वगैरह निकली। अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स में क्या क्या आएगा? लॉन्ग टर्म कंपनसेटेड जुबली एंड अदर बेनिफिट, लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, बहुत सारे हैं। अब लॉन्ग टर्म पे बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसमें ज्यादातर शॉर्ट टर्म पर ही बात है, लॉन्ग टर्म पर बहुत कम बात है, और है तो एक आध क्वेश्चन। टर्मिनेशन बेनिफिट्स, वीआरएस की बात हो रही थी, या हम कई बार निकाल देते हैं एम्प्लॉयज को। तो टर्मिनेशन बेनिफिट ऐसी है जो या तो बिजनेस उसे निकाल देता है, चल भैया निकल, या फिर हम एम्प्लॉय को कहते हैं कि आप अपनी स्वेच्छा से जिस जिस की मर्जी है वो जॉब छोड़ ना। तो या तो एम्प्लॉय का डिसीजन है, वॉलंटरी एक्सेप्ट कर ले, या कई बार हम कहते हैं भैया निकलो, पैसे लो और निकलो। तो दोनों ही क्या होते हैं? टर्मिनेशन बेनिफिट होते हैं जो एम्प्लॉय को मिलते हैं, है ना। तो टर्मिनेशन बेनिफिट आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन एंटरप्राइज एज ए लायबिलिटी एंड एक्सपेंस ओनली व्हेन, कब लिखेगा? दो ही सिचुएशन, डिटेल्ड फॉर्मल प्लान अप्रूव्ड हुआ है और हम एस्टिमेट कर सकते हैं, तो आप इसे। और क्या लिखा है? टर्मिनेशन बेनिफिट 12 महीने के अंदर अंदर आने वाला है, तो आप अनडिस्काउंटेड अमाउंट को लिखिए, P&L में चार्ज करिए अगर 12 महीने का टाइम बचा है, क्योंकि 12 महीने के अंदर है तो डिस्काउंट करेंगे नहीं आप। हाउएवर व्हेन द टर्मिनेट फॉल ड्यू मोर देन 12 मंथ्स, अगर 12 महीने के बाद में आना है, आपने सोचा 3 साल बाद हम देंगे, तो आप क्या करेंगे? उसे डिस्काउंट करेंगे, जैसे अभी हमने डिस्काउंट करा। Where an offer has been made to encourage voluntary retirement, the termination benefit should be measured by reference to the number of employees expected to accept the offer. जरूरी थोड़ी ना जिन एम्प्लॉयज को कहोगे सब एक्सेप्ट कर लेंगे। Where there is a uncertainty with regard to the number of employees जो एक्सेप्ट करेंगे, तो आपको डिस्क्लोजर करनी पड़ेगी S29 के हिसाब से कि हमने कंटीजेंट लायबिलिटी या प्रोविजन है। तो ये था पूरा एएस, जो आप अगर ध्यान से देखेंगे जितने भी इसके अंदर न्यूमेरिकल है, इन सबको कर लेंगे अगर आप, मैं ये गारंटी देता हूं एग्जाम में अगर इस एएस से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इन इलस्ट्रेशन के मतलब अगर आप ये 11 इलस्ट्रेशन करके समझ के चले जाएंगे, तो एग्जाम में अगर इस एएस से कोई भी क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल थ्योरी, वो यही आएगा जो इलस्ट्रेशन। देखो जब भी कोई टिपिकल चीज होती है उसका फायदा नुकसान होता है। नुकसान क्या है कि अरे मुश्किल चीजें पढ़नी पड़ेगी, लेकिन उसका फायदा क्या है कि क्योंकि ये मुश्किल है, ये इंस्टीट्यूट को भी पता है, पेपर सेट करने वाले को भी पता है, तो अगर वो इसमें से कुछ निकालने की कोशिश करेगा, एग्जाम में देने की कोशिश करेगा, तो इसी में से दे, क्योंकि इसके अंदर स्टडी मटेरियल और बाकी इधर उधर का सारा इकट्ठा है, तो यही आएगा साथ में। हमेशा हमेशा मैं कहता हूँ आपको स्टडी मटेरियल तो करना ही करना है, उसके इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस करने करने हैं, तो आप ये करें, स्टडी मटेरियल करें, इसके अलावा आपको कुछ कहीं करने की। तो ये था हमारा AS 15 रिटायरमेंट बेनिफिट।